स्टॉक मार्केट ने 2020 में कैसा परफॉर्म किया, 2021 स्टॉक मार्केट के लिए कैसा रहेगा। और जब हम बात करें 2020 की, पूरी दुनिया में रहा कोविड-19 स्टिल है, बट 2020 में जिस तरीके से कोविड-19 ने मईशत को हिलाकर रख दिया, पाकिस्तान को उस तरीके से नहीं हिलाया, उस तरीके से मुतासर नहीं किया जिस तरीके से हमारे पड़ोसी ममालिक को मुतासर किया, जिस तरीके से पूरी दुनिया को मुतासर किया। कोविड के बावजूद वी परफॉर्म्ड वेल। जब भारत ने परफॉर्म अच्छा नहीं किया, बांग्लादेश ने नहीं किया, फिलीपींस में हमने देखा कि स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश कर गई, ट्रेडिंग को कई बार रोकना पड़ा। यूं तो पाकिस्तान में भी ट्रेडिंग को रोकना पड़ा, बट उस तरह नहीं जिस तरह बाकी मुल्कों में हुआ। स्टॉक मार्केट पर दबाव था, दिन में कई बार ट्रेडिंग में सर्किट ब्रेकेट की वजह से ट्रेडिंग रुक जाती थी। ताहम इन मुश्किल हालात और दबाव के बावजूद ट्रेडिंग जारी रखी गई और इसकी वजह से मार्केट बेहतर रही। पिछले साल कंपनीज ने 35.44 अरब रुपए का सरमाया इकट्ठा किया। आज हमें ज्वाइन करें एमडी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फारूक एच खान साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, मार्केट ने 2020 में बेहतर परफॉर्म किया, क्या बतौर एमडी आप मुतमईन हैं, वेरी सेटिस्फाइड कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कोरोना की सिचुएशन को देखते हुए और आसपास के ममालिक की सिचुएशन देखते हुए कि वी परफॉर्म्ड वेल, या नहीं आपको लगता है कि स्टिल हमारे पास कैपेसिटी थी और हम और बेहतर परफॉर्म कर सकते थे? जी, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया बहुत बहुत। पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपने कहा कि पाकिस्तान की मार्केट भी बंद हुई। एक्चुअली जिस तरह फ़िलिपीन, श्रीलंका, बांग्लादेश की मार्केट्स को बंद कर दिया गया था, पाकिस्तान की मार्केट एक मिनट के लिए भी बंद नहीं हुई, इवन दो इतनी चैलेंजिंग ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट थी। जो सर्किट ब्रेकर्स की आपने बात की, दैट इज़ द इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस कि अगर मार्केट एक सर्टेन परसेंटेज से या तो ऊपर चली जाए या नीचे चली जाए तो उसको 1 घंटे के लिए हॉल्ट कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा है। तो वो ट्रेडिंग बंद होना, वो एक मार्केट हॉल्ट होता है ताकि किसी भी साइड पे अगर पैनिक हो रहा हो या बहुत ज़्यादा इररेशनल एक्सुबरेंस हो रही हो तो मार्केट प्लेयर्स को और इन्वेस्टर्स को मौका मिलता है कि वो आराम से सिचुएशन को समझ लें। सो दैट इज़ ओनली टू गिव अ ब्रीदर, वो मार्केट बंद नहीं होती। तो आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई दैट। तो खुदा का शुक्र है, जिस तरह आपने कहा कि पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान की भी बहुत चैलेंजिंग एनवायरनमेंट रही है पिछले साल और अभी भी कंटिन्यू कर रही है। मगर जो स्टेप्स लिए गवर्नमेंट ने बहुत एग्रेसिवली, प्रोएक्टिवली, ना सिर्फ मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी में मगर बहुत इंपॉर्टेंटली सोशल पॉलिसी में भी, इसी तरह पीएसएक्स और एससीसीपी ने बहुत प्रोएक्टिव इकदाम लिए, जिससे और जो हमने एक डिसीजन की कि मार्केट को किसी भी हालत में हम बंद नहीं करेंगे, बिकॉज जो भी लेवल्स हैं वो इन्वेस्टर्स को उन लेवल्स के ऊपर खरीदने या बेचने का मौका इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द मार्केट, कि वो हम कंटिन्यू करें। तो उससे मार्केट पहले शुरू में बहुत नीचे आई, मगर फिर जिस तरह आपने देखा कि अपनी मार्च की लोज से ऑलमोस्ट तकरीबन 50-60% मार्केट रिकवर की है, और इट्स वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स इन एशिया एंड ग्लोबली राइट नाउ। तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। जो आपने सवाल पूछा था कि जो हमने इकदाम लिए, गवर्नमेंट ने, पीएसएक्स ने, एससीसीपी ने, वो काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं। मगर मैं ये नहीं कहूँगा कि चैलेंजेस ख़त्म हो गए, चैलेंजेस बहुत हैं। मगर इन मुश्किल हालात में ना सिर्फ मार्केट को ऑपरेशनल रखा, मगर बहुत सारे प्रोडक्टिव स्टेप्स भी लिए गए। जिस तरह आपको याद होएगा कि पिछले साल हमने एक 200 बिलियन का बेंचमार्क सकूक इशू किया पाकिस्तान एनर्जी होल्डिंग के लिए, जिससे इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट को बहुत फ़ायदा हुआ। हमने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, ETFs जो 10 साल के बाद एक्सचेंज में लॉन्च हुए थे। हम लोग एक नया ट्रेडिंग और सर्वेलेंस सिस्टम लगा रहे हैं जो कि इंशाल्लाह इस साल ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ना सिर्फ हमने मार्केट को ऑपरेशनल रखा, मगर उसके साथ साथ जो हमें प्रोडक्टिव स्टेप्स लेने थे वो भी हमने काम जारी रखा। तो माशाल्लाह हम 2021 एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जो है एंटर कर रहे हैं। सही। अच्छा फारूक साहब, जरा आम आदमी की आसानी के लिए समझाएगा कि एक आम शख्स के पास अगर पैसा वो कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत कॉमन है, लोग ये सोचते हैं कि पैसे को पैसा ही कमाता है, तो वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है? उसके लिए पैसा इन्वेस्ट करना 2021 में कहाँ पर बेहतर रहेगा? देखिए, किसी भी इन्वेस्टर को, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, मेरी एडवाइस हमेशा यही होएगी कि आप अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो डेवलप करें। तो अगर आपके पास 100 रुपये हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसमें से कुछ पोर्शन जो है पूरी दुनिया में इक्विटीज़ में इन्वेस्ट होना चाहिए। और पाकिस्तान में भी जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, उनका जनरली अच्छा फ़ायदा ही रहा है।
लोग जो जब मेरी एडवाइस हमेशा यही होती है कि आप ट्रेड करने की कोशिश ना करें। अगर आप बहुत ही गिफ्टेड ट्रेडर हैं तो शायद आप पैसे बना लें, वरना जनरली उसमें मुनाफा कमाना बहुत मुश्किल होता है। आप सोच समझकर अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें, और लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है कि एटलीस्ट 2, 4, 5 साल का व्यू आपका होना चाहिए कि आप वो पैसे 2, 3, 4 साल के लिए आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। सही। और फिर आप देखेंगे कि आपका रिटर्न जो है वो, अगर आप पिछले 10, 15, 20, 25 साल का देखें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का रिटर्न, तो ऑलमोस्ट हर एक एसेट क्लास से, चाहे वो लोकल होए जिसमें गोल्ड, रियल एस्टेट सब कुछ शामिल है, चाहे वो इंटरनेशनल बेंचमार्क्स हों, उन सब से माशाल्लाह बेहतर रहा है और डॉलर टर्म्स में बेहतर रहा है। सही। सर ये बता दें कि 2020 में कितने नए इन्वेस्टर्स आए और 2021 में क्या टारगेट है, क्या स्पेकुलेशन है, कितने नए इन्वेस्टर्स आएंगे इन स्टॉक मार्केट? देखिए, ये एक इशू है हमारी मार्केट में कि हमारी मार्केट की इन्वेस्टर बेस अभी भी बहुत नैरो है, और इसके ऊपर हमने बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, और जो 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए हैं, जिनका आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि 2021 में उनका बेनिफिट हमें आएगा। कि एक तो आपने जो रोशन डिजिटल अकाउंट शुरू हुए, अब पहली दफ़ा बैंक्स और कैपिटल मार्केट्स के दरमियान ये बहुत क्लोज कोलैबोरेशन हुई है कि KYC जो है वो शेयर हो रही है, और इसकी वजह से दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कहीं भी बैठे हुए वो अपना बैंक अकाउंट भी और ब्रोकरेज अकाउंट घर पर अपने ऑफिस में बैठकर खोल सकते हैं। दूसरा, हमने तो बहुत आसान हो गया अकाउंट खोलना। इसी तरह हमने लोकल इन्वेस्टर्स के लिए भी अब पॉसिबल है कि वो अपने घर या दफ्तर में बैठ के कम्प्लीटली ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है जनवरी से। तो उससे भी इन्वेस्टर्स को आसानी होगी, और एप्लीकेशन फॉर्म्स को भी हमने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स को भी सिंप्लीफाई किया है। तो ये 2-3 बहुत बड़े स्टेप्स हैं जो कि बहुत सालों से नहीं हुए थे, जिनसे इन्वेस्टर्स के लिए और ख़ासतौर पे छोटे इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक मार्केट में आना आसान हो जाएगा। और ज़्यादातर जितने बड़े ब्रोकर्स हैं उनकी वेबसाइट्स और उनके फ़ोन के ऊपर ऐप्स हैं, तो आप बहुत आसानी से जो है अब मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं। सही। सर 2020 में हमने देखा कि स्टॉक मार्केट ने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए कि स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको राग़िब किया गया कि किस तरीके से वो समझ सकते हैं स्टॉक मार्केट को और वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही स्टेप्स अगर लिए जाएं सर कि एक आम आदमी जो कि बिल्कुल जिसको इसका नो हाउ नहीं है वो समझ पाए इसको और वो आसानी से इन्वेस्ट कर पाए, क्योंकि जिस तरह आपने भी कहा चैलेंज रहा है कि एक स्पेसिफिक ग्रुप ही है जो कि कर रहा होता है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारा शो कोई देख रहा है और वो चाहता है, उसे नहीं मालूम, लेकिन वो चाह रहा है कि उसे आसानी से के साथ समझाया जाए और बड़े दुरुस्त फॉरम से समझाया जाए। ऐसा कोई प्लान है सर कि एक आम आदमी समझ पाए कि अच्छा ये वो तरीक़ेकार हैं, ये वो सेक्टर जहाँ मुझे इन्वेस्ट करना है, मुझे जल्दी से इसका पैसा मिल जाएगा? देखिए जी, दो पॉइंट आपने कहे जी। और दूसरा पॉइंट मैं पहले एड्रेस करूंगा। जो पहले ही मैंने कहा था कि जल्दी से मुझे पैसा मिल जाए ना, इसी में लॉस होता है। ओके। अगर आपकी किस्मत है तो शायद जल्दी से मिल जाए, मगर इन्वेस्टमेंट हमेशा एक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ होनी चाहिए। ठीक है, इसी पर्सपेक्टिव से आना चाहिए। जो पहला पॉइंट आपने कहा कि हमने यूनिवर्सिटीज़ में हमने एक्चुअली अब स्कूल्स के करिकुलम में भी उनकी बुक्स में चैप्टर डलवाए हैं इस साल, ताकि बच्चों को कैपिटल मार्केट्स के बारे में अर्ली एज से जो है उनके बारे में उनको इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हुई। इसके अलावा डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेस और PSX भी हम सेमिनार्स वगैरह करते हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर बहुत इंफॉर्मेशन है हाउ टू इन्वेस्ट। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर पूरे प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं अपनी वेबसाइट्स के ऊपर। तो ये सारे टूल्स अवेलेबल हैं, मगर हमें इस पे और बिल्कुल काम करना है और हम काम करेंगे इसके ऊपर। मैं यही कहूँगा कि आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि इसको एक्सपेंड करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और हमारी सोशल और जो एक वेल्थ इनइक्वालिटी क्रिएट होती है उसको एड्रेस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा लोग जो हैं स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें और उससे बेनिफिट कर सकें। ठीक, बेहद शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद थे। और एक आम आदमी जो है उसकी सोच यही होती है कि अगर वो 10 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो वो 15 कैसे कमाएगा,
और इसके लिए इकदाम करने भी बेहद ज़रूरी हैं। आगे बढ़ते हैं। हुकूमत ने नई 5 साला ऑटो पॉलिसी की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें छोटी गाड़ियों की कीमतों में कमी, गाड़ियों के एक्सपोर्ट के लिए इकदाम तजवीज़ किए जाएंगे। दरामदी गाड़ियों पर टैक्सेस और ड्यूटीज़ और CBU की दरामद पर टैक्सेस में कमी की तजवीज़ दी जाएगी। उम्मीद ये की जा रही है कि इस पॉलिसी से मुतवसत तबके के लिए गाड़ी खरीदना आसान और मुमकिन हो सकेगा। इस वक्त गाड़ियों पर 30 से 40 टैक्सेस और ड्यूटीज़ आयद हैं, जिसमें कमी का इम्कान भी है। मौजूदा 5 साल ऑटो पॉलिसी की मुद्दत रवां साल 30 जून को ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि महक हमने ये देखा, हमने एक सेगमेंट भी किया था कि जो नई कंपनीज पाकिस्तान में आई हैं उनका फोकस SUVs पर आया है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इस ब्रैकेट में पहले गाड़ियाँ मौजूद नहीं थी। लेकिन अब यानी इस पॉलिसी के बाद क्या होगा? क्या हुकूमत ये सोच रखती है कि एक आम शहरी या जो कहना चाहिए जो बहुत ज़्यादा महंगी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्या वो ये गाड़ी ख़रीद पाएगा? क्या इस पर टैक्सेस कम किए जाएंगे, ड्यूटीज़ कम की जाएंगी स्पेयर पार्ट्स पर, या फॉर दैट मैटर्स पूरे यूनिट्स पर? तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेक्रेटरी ऑटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कमेटी इंजीनियर आसिम अयाज साहब। सब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ऑटो पॉलिसी रिन्यू होने से मुताल्लिक आपने हमारे शो में आकर कहा था कि ये ज़ाहिर होना ज़रूरी है और ये होगा। जिस तरह कल खबर आई कि ये अब रिन्यू हो रही है, सवाल मेरा ये है सर, कितना काम हो गया? क्या पॉलिसी बन चुकी है? और अगर बन चुकी है तो उसमें सजेशंस क्या हैं? उसमें क्या ऐसे पॉइंटर्स हैं जिसको सुनकर इत्मीनान वाकई हम ले सकते हैं कि अब गाड़ियां सस्ती होंगी? शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा है कि ये जो पॉलिसी है, सबसे पहले तो इसकी कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज जो है वो जरूरी होता है। राइट। एक पॉलिसी को जारी रखा जाए, एक मुकाबले के रुझान को जारी रखा जाए। इसके अलावा तैयारी के हवाले से मैं ये बताता चलूँ आपको कि हमने प्रपोजल्स पूरे स्टेक होल्डर से लेने होते हैं, उस पे वो हमारे पास आगे हुए हैं। इसके अलावा हम उसको एनालाइज करते हैं इंटरनेशनल ट्रेंड्स के साथ। और फिर स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन के बाद ये फाइनलाइज किए जाएंगे और पॉलिसी इंशाल्लाह जून के बाद, ये जून खत्म होते ही ये पॉलिसी। अच्छा, यानी जून आपने इसलिए कहा क्योंकि बजट आएगा, तो यानी ये जो मामलात हैं ये टैक्स से जुड़े हुए हैं। ये अनाउंसमेंट तो उसकी फाइनेंस बिल में ही होती है, उसकी तैयारी उससे कबल हो जाएगी और उसके अप्रूवल जो स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले लिया जाएगा। लेकिन अनाउंसमेंट तो फाइनेंस बिल में ही इसकी पॉसिबल होगी। सही, यानी हम ये कह दें कि जब बजट आएगा तभी इसके बारे में मजीद पता चल सकेगा। सर, ये बताएगा कि क्या नई ऑटो पॉलिसी में मेन फोकस सिर्फ छोटी गाड़ियां होंगी? इसमें फोकस जो है वो छोटी गाड़ियां भी होंगी और कॉस्ट इफेक्टिव गाड़ियां भी होंगी, जिनकी कोई माइलेज बेहतर हो, कोई रनिंग कॉस्ट कम हो, हाइब्रिड्स हैं। बाकी टेक्नोलॉजीज को भी देखा जाएगा। ईवी के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने पॉलिसी अनाउंस की हुई है। सर, ईवी पर जाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जाएंगे, लेकिन सर जब आप कह रहे हैं कि छोटी गाड़ियों पर भी फोकस होगा और जिस तरह प्रपोजल्स आपके पास मौजूद हैं टैक्स ड्यूटीज को कम करना, सर क्या कोई फिगर शेयर कर सकते हैं कि हुकूमत या आप क्या सोच रखते हैं कि जो अभी गाड़ी 10-12 लाख रुपए में हमें मिलती है, छोटी गाड़ी उनके इससे कम में नहीं मिलती नहीं है, तो क्या होगा इस पॉलिसी के बाद, टैक्स छूट के बाद छोटी गाड़ी, अच्छे स्टैंडर्ड की गाड़ी कितने में मिल जाएगी? हुकूमत का पहले तो ये फोकस है कि जो मोटरसाइकिल और जो उससे ग्रेजुएट होके गाड़ी पे जाता है, वो यंग कस्टमर है, उसके लिए गाड़ी को सस्ता किया जाए। आपका सवाल है कितना सस्ता किया जाए, इस पे कुछ फैक्टर्स होते हैं, उसमें से ड्यूटी का जो फैक्टर है, ड्यूटी एंड टैक्सेस का फैक्टर गवर्नमेंट के अपने कंट्रोल में है, उसको देखा जाएगा। और 1 मिलियन से कम, कहीं भी 1 मिलियन से कम गाड़ी पे फोकस किया जा रहा है। गवर्नमेंट ये सोच रही है कि इस गैप को कम किया जाए और यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाया जाए इन छोटी गाड़ियों का, क्योंकि जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं वो मोटरसाइकिल के बाद पहली जब गाड़ी खरीदते हैं तो उसका जो गैप है इस वक्त बहुत ज्यादा है, वो कम होना चाहिए। सर, लेकिन 30 से 40% टैक्सेस होते हैं, कितने कम कर दिए जाएंगे? क्या अगर मैं ये सोचूं 7 लाख रुपए में गाड़ी मिल जाएगी 2021-2022 में पाकिस्तानी कस्टमर को, इज इट पॉसिबल? 7 लाख तो शायद इंटरनेशनली अवेलेबल नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट को भी अगर हम देख लें तो विद इन 1 मिलियन तो किया जा सकता है या हो सकती है, जिसके लिए टारगेट भी किया जा रहा है। वेरियस सिनेरियोज को उस पे देखा भी जाएगा। और जो मैं विल बता रहा हूँ, विल तो यही है कि एक सस्ती गाड़ी आए ताकि वॉल्यूम बढ़े और इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है, उसका भी असर आए, हर एक का काम बढ़े, पुर्जे बनाने वालों का, डीलर्स का, और इसी तरह से कस्टमर को भी गाड़ी सस्ती मिले।
ठीक। अच्छा सर, ये बताएं कि ऑटो पॉलिसी की तो हमने बात कर ली, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पॉलिसी के हवाले से अगर हम बात करें, क्योंकि हुकूमत का बहुत ज़्यादा फोकस है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच भी है, बहुत ज़्यादा काम भी हो रहा है। फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि अभी इतनी गाड़ियां नहीं जितने हमने चार्जिंग पॉइंट पर काम कर लिए। तो ये बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त कितने चार्जिंग पॉइंट पर काम हो गया है, क्या इसमें कोई रुकावटें हैं, कितना लंबा प्रोसेस ये होगा या हो सकता है? जी, फवाद साहब एक इम्पॉर्टेंट मेंबर हैं, मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं। पोर्टफोलियो के हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ साइंस का ही ये काम है कि वो टेक्नोलॉजी फोरसाइट दे, और उस पर इनका कहना दुरुस्त है। वो बड़े एक्टिव और बड़े फॉरवर्ड लुकिंग मिनिस्टर हैं। ऐसा है कि जो चार्जिंग स्टेशन बनाने हैं उसमें सिर्फ कोऑर्डिनेशन का फर्क है, और उसकी जो प्राइसिंग है वो आज तक कोई सामने नहीं आ सकी। हाउएवर इसमें कोऑर्डिनेशन में मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी और कम्युनिकेशन डिवीजन का भी हाथ है, और उसको कोऑर्डिनेट तो ये सारे मिलके एक कमेटी थी जिसमें मल्टी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे मिलके इस पे काम किया जा रहा है। लेकिन सर 4 व्हील की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, इसमें क्या कवाहत है सर? 4 व्हीलर की इलेक्ट्रिक पॉलिसी अनाउंस हो चुकी है, और उस पे एसआरओज, रेलेवेंट एसआरओज आने हैं। उसकी अप्रूवल एट द लास्ट स्टेज है, वो कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है, और उसमें खातिर खा बेनिफिट्स दिए गए हैं 4 व्हीलर की इंट्रोडक्शन के लिए। और आपने देखा होगा कि मार्केट में कुछ लोग तैयारी भी कर रहे हैं और गाड़ियां इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं। ठीक है, बेहद शुक्रिया इंजीनियर आसिम अय्याज साहब हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। उम्मीद है कि 2021 में गाड़ियों की कीमतें इतनी कम हो जाएंगी कि मैं भी गाड़ी खरीद सकूँ। ख्याल रखना है अब बुजुर्गों का, ख्याल रखना है बच्चों का, ख्याल रखना है हर उस शख्स का जो कि इन गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहा है, मुसलसल कर रहा है और गलत तरीके से कर रहा है, क्योंकि इससे उसकी जिस्मानी सेहत तो मुतासर होगी, उसकी जो मेंटल कैपेसिटी है वो भी मुतासर होगी। इसी अहम मौजू पर आपको हमने रिपोर्ट दिखाई है, अब इस पर डिस्कस करेंगे कि मामला तो है, बल्कि मामला तो हो गया है ख़राब, अब इसको दुरुस्त कैसे करना है। जो बच सकते हैं उसकी बात भी करेंगे कि कैसे बचा जा सकता है, कि फ़ोन यूज़ करते करते क्या किया जाए, ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज जो बचा सकती हैं, कितनी देर बाद आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लें या मूवमेंट दें तो उससे आप बच सकते हैं। डॉक्टर शबाना नाज, मास्टर्स इन न्यूरोमस्कुलर, इज विद अस टुडे। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है पोस्टर बड़ा अहम होता है। हम शो कर रहे हैं, हमारा एक पोस्टर है, आप बैठे हैं, आपका एक पोस्टर है, हम ड्राइव कर रहे हैं, हमारा एक पोस्टर है, हम ऑफिस का कोई काम कर रहे हैं, हमारा एक पोस्टर है। जैसे ही वो पोस्टर डिस्टर्ब हुआ, हमारी पूरा जिस्म जो है उस पर कोई ना कोई असर उसका पड़ता है, जो कि आइंदा आने वाले दिनों के लिए ख़तरनाक हो जाता है, लॉन्ग टर्म असरात होते हैं। व्हेन इट कम्स टू मोबाइल फ़ोन, ज़ाहिर है हम सोते में भी यूज़ कर रहे हैं, हम उठते साथ यूज़ करें, तकिए से निकाला फ़ोन यूज़ करना शुरू कर दिया, हम ड्राइविंग करते करते भी गलत करते हैं बट कर लेते हैं फ़ोन यूज़, हम घंटा ऐसे बैठ के तो ईमेल्स पढ़ रहे हैं, तो टेक्स्ट कर रहे हैं। ये वाकई इतना ख़तरनाक हो गया है, या अगर आधा घंटा यूज़ किया तो कोई मसला नहीं है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जितनी भी जो नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, जैसे फ़ोन है, लैपटॉप है, ये वो चीज़ें हैं कि हम इनका इस्तेमाल तक भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, नहीं तो हम दुनिया में बहुत पीछे रह जाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिन्हें आप इस्तेमाल करें, लेकिन एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। और ये जो प्रॉब्लम सारे जैसे अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये होते हैं एक्सेसिव यूज़ या मिस यूज़ की वजह से। अगर आप इसको प्रॉपर पोजीशन में यूज़ करते हैं, इसका प्रॉपर ड्यूरेशन रख के यूज़ करते हैं, तो इसके नुकसानात इतने नहीं हैं जितने हमने बना लिए हैं इसके लिए ना। तो असल में होता ये कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की वजह से 2 तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, एक फ़िज़िकल और एक मेंटल। खाली फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स ही नहीं होते, लेकिन उसके साथ साथ मेंटल डिसऑर्डर्स भी, बहुत से मेंटल प्रॉब्लम्स, क्योंकि नई रिसर्चेस आई हैं उनके हिसाब से मेंटली जो है इसमें ख़ास किस्म की सिंड्रोम, जैसे अभी बताए थे टेक्स्ट नेक तो फ़िज़िकल सिम्टम है, लेकिन उसके अलावा जो है वह है फॉन्टम पॉकेट वाइब्रेशन सिंड्रोम होती है। उसमें ये होता है, ये होती है कि जैसे आपको अक्सर ऐसा फ़ील होता होगा कि मेरा फ़ोन बज रहा है, लेकिन ऐसा होता है कि फ़ोन नहीं होता, मतलब एब्सोल्युटली राइट। आपको लगता है कि मुझे एक कॉल आ रही है, मुझे मैसेज आपने निकाल के देखा और नहीं आई, ये एक आदत होती है फ़ोन बार बार निकाल कर चेक करना। जी। और सेकंड ये होती है नो फ़ोन फोबिया, नो फ़ोन फोबिया कहते हैं इसको। वैसे इसका मकसद ये होता है कि आप जैसे सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं, या फिर बच्चे क्लास से हैं या किसी ग्रुप में शामिल हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, या आप लोग भी बार बार देखते हैं कि आपको ये होता है कि मेरा कोई टेक्स्ट नहीं आया, किसी ने मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दी, यानी ऐसा होता है ना कि इंसान की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, या यूँ कह सकते हैं कि समटाइम वो ग्रुप्स में ऐसी डिस्कशंस होती हैं जो कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा ये बात होगी और आई हैव टू रिस्पॉन्ड टू दैट, तो आप चेक करते हैं उस ग्रुप को। जी। और जब आप
एक वक्त में बहुत ज़्यादा ग्रुप्स में ऐड होते हैं तो फिर तो फैमिली ग्रुप्स भी हैं, वो ऑफिशियल ग्रुप्स भी हैं, बिल्कुल, फ्रेंड सर्कल के भी हैं, तो उसमें फिर आप हर वक्त बिजी हो जाते हैं। हाँ नहीं, और लेकिन उसमें अगर आपको नहीं हो तो फिर आपको मेंटल डिसऑर्डर होता है, कोई मुझे अटेंशन नहीं दे रहा, सही। तो इसको नोवोफोन फोबिया कहते हैं। ये तो दोनों मेंटल डिसऑर्डर्स हो गए। फिर विजन का प्रॉब्लम होता है, आपको पता है। और थर्ड जो होता है फिजिकली के बाद में हम अगर बात करें तो फिजिकल में जैसे टेक्स्ट नेक जो है, एंटीरियर नेक सिंड्रोम भी कहते हैं, टर्टल नेक भी कहते हैं इसको, ये नई टर्मिनोलॉजीज इसमें यूज़ हुई हैं। तो इस हिसाब से कि जब आप नेक अपना एक फॉर्मूला याद रखें, जब आप अपना नेक 1 इंच आगे करते हैं तो आपका 10 पाउंड वजन आपकी स्पाइन पे पड़ता है। 1 10 इंच पाउंड? आगे किया आपने हाँ। गर्दन को, 10 पाउंड वजन बढ़ गया आपके कंधे पे, जी जी, वर्टिब्रा पे भी। वर्टिब्रा पे बढ़ गया, क्योंकि कुदरत ने हमारे सर का वज़न जो है वो 2 से 3 केजी होता है, लेकिन जब हम लेकिन नॉर्मली हमारी स्पाइन के ऊपर उसका वेट नहीं आता, कुदरत ने इस तरह से बनाया है। लेकिन जब हम उसके बायोमैकेनिक्स या उसको हम आगे की तरफ करते हैं, उसकी अलाइनमेंट ख़राब करते हैं, तो ये वज़न जो है ग्रेविटी की वजह से 2-3 केजी का वेट कन्वर्ट हो जाता है आपके 10 पाउंड्स पे। और 1 इंच आगे से जितने इंच आप आगे बढ़ाएंगे उतना पाउंड आप मल्टीप्लाई करते जाएं। 2 इंच से आपका 20 पाउंड वेट जो है वो आप अपनी स्पाइन पे रख रहे हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं। लेकिन देखें, इसके साथ साथ मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताना चाहूँगी जिससे ज़रूरी नहीं है कि हम आप मोबाइल तर्क कर दें। मैं बार बार आप लोगों को ये बात कह रही हूँ कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप अगर करें तो उससे आप काफ़ी हद तक जो है इन बच चीज़ों से सकते हैं। प्रॉब्लम से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपने मोबाइल को कंटिन्यूसली यूज़ नहीं करना। कंटिन्यूसली यूज़ करने से मुराद ये है कि आप मुस्तकिल घंटों जो है वो फ़ोन के ऊपर लगे हुए हैं। क्या इसमें लिमिट हम रख सकते हैं? आधा लिमिट- घंटा? जी, 30 मिनट्स के 30 बाद मिनट्स। 30 मिनट्स के बाद जो है वो आपने अपना मोबाइल जो है नीचे रख दिया। उसके बाद जो है आपने थोड़ी सी मूवमेंट कर ली। मूवमेंट में जैसे आपने स्ट्रेचेस हैं, बॉडी के जो स्ट्रेचेस हैं, जैसे फिंगर्स हैं, आपने इनको स्ट्रेच किया, आपने ओके। हाथों को ऐसे स्ट्रेच किया। फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है ये नेक की आपने थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर ली, इस तरह से नेक स्ट्रेच कर लिया। आपने नेक की मूवमेंट्स कर ली, आपने ये शोल्डर्स अप कर लिए। इस तरह से जो हमारे जो अपर, क्योंकि स्पेशली जो है अपर एक्सट्रीमिटी यानी अपर पोर्शन में, हमारे नेक में, हमारे शोल्डर में जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है जिससे सर्कुलेशन जो है वो आपकी इम्प्रूव होगी और आपका मसल जो है वो स्टिफ नहीं होंगे। 2 मिनट्स एक्सरसाइज आफ्टर 30 मिनट्स इज इनफ? जी, उसके बाद फिर ये है कि जो सबसे अहम चीज़ है कि आपने ना होल्ड नहीं करना। जैसे हम मोबाइल को ऐसे टाइटली पकड़ लेते हैं, आपने टाइट नहीं पकड़ना, बिल्कुल इजी लूज़ करके आप पकड़ें। और आप दूसरी चीज़ जो सबसे अहम है वो ये है कि आपने मोबाइल फ़ोन को इस लेवल पे यूज़ नहीं करना। आपने मोबाइल यूज़ करें, आपने अपनी गोद में कोई चीज़ रख ली 2 इंच की, या मतलब गद्दा रख लिया या तकिया रख लिया, उसके ऊपर आपने ऐसे हाथ रखे और फिर आपने अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो इस तरह ऐसे। करके आपने ऊंचा करके फिर आपने इस यानी लेवल लेवल आपके हाँ, आई के eye सामने, level आई पे। लेवल पर जी। हो। और जब लेट के हम अक्सर मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, सोते साथ उठ के मोबाइल देख रहे होते हैं, आंखों के बिल्कुल जी, आगे लेट आते के हैं। तो हमेशा मेरे कितने प्रोग्राम्स आते हैं, सब प्रोग्राम्स में मैं ये बार बार ये बताती हूँ अवेयरनेस के लिए कि लेट के तो ना तो टीवी देखना है, ना मोबाइल टीवी यूज़ भी नहीं करना, देखना। टीवी भी नहीं देखना ना। टीवी पे अगर लेट के देखेंगे तो आपका आप कॉन्टेक्ट देखिए लेवल ये जो है वो फॉर्मूला आप जहन में रखें angle कि change 1 इंच होगा। आपने गर्दन आगे की, आपकी स्पाइन डिस्टर्ब हो गई। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपने जो है वो इतनी ज़्यादा, कभी भी जैसे हम ऐसा करते हैं कि काम करें और हमने मोबाइल आपने यूँ लगा लिया, बिल्कुल। जब आपने मोबाइल यूँ लगाया तो आपके एक साइड के मसल्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, एक साइड की जो आपकी डिस्क है, आपके जॉइंट्स हैं वो घिस जाते हैं, और एक साइड के जॉइंट जो हैं वो अनइफेक्टेड रहते हैं। एक साइड यानी डिसबैलेंस हो जाता है आपके जॉइंट्स यानी में। अक्सर खवातीन जो खाना पकाते पकाते अम्मी से बात करती हैं लंबी जी, लंबी, जी, जी, तो जी। उनका ये मसला वो, ज्यादा हो जी, जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने नहीं करना। सबसे अहम चीज़ जो है वर्किंग के दौरान आपने कभी भी मोबाइल यूज़ नहीं करना, और अगर आपने लंबी बात करनी है तो आप Headphones हेडफोन का लगाएं। इस्तेमाल बिल्कुल, करें। डॉक्टर साहब मैं ये पूछ लगी थी कि अक्सर होता है घंटों घंटों बातें हो रही होती हैं, तो जो जी, जी। घंटों घंटों बात करने वाले लोग हैं जो पैकेजेस का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, जी, जी। वो सारी रात मोबाइल ऐसे रखा है। Exactly, उन्हीं को। तो ये ज्यादा नुकसानदेह है। जी, पेशेंट तो पहले भी हमारे पास आते थे नेक पेन के, लेकिन वो रिलेटेड होते थे आपने बहुत हैवी वर्क कर लिया या फिर एज रिलेटेड। लेकिन अब क्योंकि छोटे बच्चों में भी ये सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो रहे हैं, उसकी रीज़न यही है कि हमारे मसल्स का एबनॉर्मल यूज़, उसकी वजह से क्या है मैकेनिकल पेन हो रहा है, हमारे पट्टे जो हैं ये कमज़ोर हो जाते हैं, और जब बोन्स कमज़ोर होती हैं ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है आपके बोन्स के अंदर, तो फिर वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती अच्छा, हमारे रिपोर्टर ने एक बात भी की कि 45 साल शख्स 60 साल का लग रहा है, तो ये वाकई है, ऐसा होता है? मतलब एज का तो खैर नहीं, वो अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से
देखें कि वो हर वक्त ऐसे आगे, तो फेशियल एक्सप्रेशन आप देखें, एक्साइटमेंट कितनी हो रही होती है कि जब आप टेक्स्ट कर रहे हैं, वाइब्रेशन हो रही है, एक्साइटमेंट। अदरवाइज़ ये कि फेशियल एक्सप्रेशन की वजह से हो सकता है उनको लग रहा हो, अदरवाइज़ तो मेरा ख्याल मोबाइल से एज तो नहीं बड़ी लगेगी, लेकिन मस्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकते वो हैं। जल्दी बूढ़ा कर देंगे ना फिर आपको, ये हो सकता है। हाँ, ये कि आपकी डिसेबिलिटी होगी, वो होगा, लेकिन ये है कि ऐसे बच्चे तो नहीं बूढ़े हो सकते ना। हाँ, बच्चे, लेकिन थकावट का फैक्टर उनमें जल्दी आ जाएगा कि थकना जी, जल्दी वो मसल हो वीक जाएंगे। होंगे तो वो है, लेकिन बस यही है कि देखें, आप किसी भी चीज़ का, किसी भी टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल करते हैं, किसी भी चीज़ का आपने बैलेंस में रखना है। कोई भी बिल्कुल सही चीज़ बात जो है, है, वो और एतदाल अगर होना चाहिए। एतदाल होना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो आप फिर पीछे रह जाएंगे ना। अब Exactly. आजकल जो एजुकेशन है वो भी लैपटॉप पे है, टेलीफोन पे है, जो वो बच्चे ज़ाहिर कर है वो ज़रूरी भी है, लेकिन ज़ाहिर है उसका इस्तेमाल दुरुस्त तरीके से करना भी ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, अब ये मसला ज़्यादा बच्चों में रिपोर्ट हो रहा है क्योंकि ये जनरली देखा गया है कि बच्चे वो अम्मा अब्बा का नाम अभी सही ले ना लें, फ़ोन में सारे कार्टून करैक्टर्स उनको मालूम है। फिर और वो- अम्मा बाबा भी सारा वक्त के लिए उन्हें दे देते हैं कि गाड़ी में बैठे, चलो ले लो, खाना खा रहे हो देख लो, तो बच्चा सो रहे खाना हैं नहीं तो ले खाता लें। जी फ़ोन देखे बगैर, तो वो फिर फ़ोन देना पड़ता है। तो वो जो बच्चा देख रहा है इस फ़ोन को, और यकीन जाने 10-10 घंटे भी देख रहा है पूरे दिन में, ये उसको टेक्स्ट नेक की तरफ तो लेकर जाएगा, उसके मसल तो वीक होंगे, लेकिन क्या ब्लड सप्लाई भी मुतासर होती है इससे उनकी ब्रेन में? क्योंकि उस वक्त ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के फेज़ में होते हैं आपको वो। पता है, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही सवाल किया। अब जो नई रिसर्चेज आई हैं, एक दो रिसर्च में बाकायदा ये बताया है कि जो इसमें RF जो होता है, रेडिएशन फ्रीक्वेंसी जो यूज़ होती है, वो हमारी बॉडी का जो है एबनॉर्मल टेम्परेचर इंक्रीज़ करती है। उसकी वजह से डिफरेंट टाइप के ब्रेन कैंसर्स भी जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इस पर अभी रिसर्च चल रही है। तो देखें, ये सारी चीज़ें जो हैं, हम बच्चों के बजाय हमें अवेयरनेस देनी है उनके पेरेंट्स को या अपनी फैमिली के बड़े लोगों को। अगर वो ये बात समझ लेंगे कि अब हम अगर बच्चों को, या तो हम बहुत ज़्यादा डरा देते हैं, बच्चों से फ़ोन छीन लें, बच्चों को से लैपटॉप छीन लें, तो क्या होगा कि बच्चों की एजुकेशन भी ख़त्म, जो उनके अंदर कंस्ट्रक्टिव एग्जैक्टली। और सर सॉरी आपकी बात कटी है, लेकिन इस कोविड-19 में तो बच्चों को फ़ोन हमने खुद दिया है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं। बिल्कुल। हमने उन्हें लैपटॉप्स दिए हैं, हमने उन्हें टैबलेट्स दिए हैं कि बिकॉज दे हैव टू यूज़ इट, और ज़ाहिर है उससे अगर वो यूज़ नहीं करेंगे तो वो क्लास अटेंड नहीं कर सकें। लेकिन ये बड़ा दुरुस्त आपने कहा, तरीका इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल वो टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, वो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, वो लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो बच्चे स्पेशली जो कि स्कूल में पढ़ रहे हैं और वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो ऐसे अपने सामने रखें। जी। चाहे किसी तकिए के ऊपर रख लें, कोई या भी एक तो चीज फिक्स कर ले, अब तो आ fix गई कर ले, वो sticks चीज़ें आ भी गई sticks हैं, आ गई हुई हैं। कि आप उस पर फिक्स कर सकते हैं, बिल्कुल। फिर आप पढ़ सकते हैं। और एक और मैं मैसेज देना चाहूँगी, देखें, जो भी पेरेंट्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इस पे जो है वो डर के ये सारे काम करें। आप बिल्कुल खुश रह के, बिल्कुल रिलैक्स होके, कि कोई भी चीज़ ऐसी ख़तरनाक नहीं है कि आप जो है वो डिप्रेशन में चले जाएं। इसकी वजह से आप करें, आप अवेयरनेस लें, आप सीखें, और दूसरी आप प्रॉपर अपनी एक्सरसाइज, अपनी वॉक जो है वो जारी रखें। एक्सरसाइज से जो है आपके मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे, आपकी बॉडी भी, जो आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। डॉक्टर साहब, आजकल एक्सरसाइज का रुझान बहुत कम हो गया है, ज़्यादा लोग इस पे तवज्जो भी नहीं देते, ना स्कूल्स में उस तरह से होता है। पहले तो होता था कि स्कूल में भी बाकायदा क्लास होती थी, लेकिन अब मेरे देखने में नहीं आता। इसकी वजह से क्या नुकसान हो सकता है आने वाली जनरेशन के लिए, या जो नौजवान नस्ल है हमारी? बिल्कुल, देखें, नुकसानात ये सामने, यही तो नुकसानात आ रहे हैं ना, कि अब आपके बॉडी इतनी कमज़ोर हो रही है कि आप थोड़ी सी देर जो है वो, आप जो 2-3 के कितने का वेट होता है, जितना भी मोबाइल का, वो वेट आप हाथ में होल्ड करते हैं, तो आपके मसल्स उसको टॉलरेट नहीं कर पाते, आपके मसल्स इतने वीक हैं। अक्सर मोबाइल की वजह से आपके हाथों की इंजरीज, लिगामेंट इंजरीज इतनी हो रही हैं, पेशेंट्स को इतना सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो अब हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उनको फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि सारा दिन लैपटॉप पे बैठते हैं, गेम पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़िज़िकल एक्टिविटी के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत इंप्रूव होती है। लिंक्ड होती है, जाहिर है। जी, अब आप बिल्कुल। फिजिकल एक्टिव रहेंगे तो आप मेंटली एक्टिव रहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आप एक कुछ मैं प्लीज पूछना चाह रही हूँ, अच्छा अक्सर ऐसा होता है कि आप चार्जिंग के लिए मोबाइल लगा रहे हैं, ठीक है, और वो जो सॉकेट है थोड़ा सा दूर है, आपने मोबाइल लगाया उसमें, और आप यूं झुक के बैठ के इस तरह कभी इस साइड पे उस साइड पे आप लेट के मिस ना हो आड़े जाए। ताड़े होके ना मोबाइल इस्तेमाल करें। जी, जी। ये ज्यादा नुकसानदेह, क्योंकि आपका सर नीचे है, बॉडी आपके ऊपर, और आप सिर्फ चार्जिंग पे लगाने की गर्ज से जो ना मोबाइल इस्तेमाल हाँ, करें। एक्चुअली है कि हर एक गलत पोस्चर जो है वो ख़तरनाक है। चाहे आप लेट के कर रहे हैं, चाहे आप बैठ के कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी को अब्यूज़ कर रहे हैं, आप समझे, अगर देखा जाए तो। अगर आप जीना चाहते हैं, खुशी से जीना चाहते हैं, और अल्लाह की दी हुई नेमत में आप कोई भी जो है ख़यानत नहीं करना चाहते, तो आप अपनी बॉडी का ख्याल रखें। हर मोबाइल कम से कम इस्तेमाल नहीं, करें, मोबाइल ठीक है सही इस्तेमाल तरीके से करें, इस्तेमाल लेकिन करें। तरीके से तरीके इस्तेमाल से करें। 30 मिनट और के उसके बाद बाद 2 मिनट 2 मिनट की की एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, साथ मौजूद थी आप, बड़ी आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया, और ये भी बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने ये कतन नहीं कहा कि फ़ोन यूज़ ना करें, डू यूज़ इट, क्योंकि ज़ाहिर है इसके साथ ही हमें रहना है, बट उसका दुरुस्त इस्तेमाल ये बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे
उस हौसले की, उस हिम्मत की, उस कामयाबी की जो कि अगर बुलंद हो तो कामयाबी आपके कदम चूमती है। कामयाबी इंसान के रास्तों की रुकावट को हटा देती है। जो रुकावटें आपके रास्ते में आती हैं, आपकी मेहनत, आपकी हिम्मत उन रुकावटों को तोड़ती हुई आगे चली जाती है। आज हम एक ऐसी तालिबा की बात करें जो पैरों से और हाथों से माजूर हैं, लेकिन इनकी हिम्मत शेब काबिले दीद है। वो गर्दन से लिख लेती हैं। आप ये सुन रहे हैं, मैं ये सोच रहा हूँ और मैं हैरान हूँ, कैसे पॉसिबल है ये? इतनी हिम्मत आई, लेकिन उसके बाद गर्दन से लिखा है इन्होंने, तालीम हासिल की। रहीम यार खान से इमरान आसिफ ने रिपोर्ट तैयार की, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इनसे आपकी मुलाकात भी कराएंगे। रहीम यार खान की किरण ने ये साबित किया कि माजूरी मजबूरी नहीं होती। हाथों और पाँव से माजूर बाहिम्मत तालिबा ने गर्दन की मदद से कलम चलाने की आला तरीन मिसाल कायम कर दी। बहुत मुश्किलात आई हैं मेरे लिए, लेकिन मैंने किसी भी जगह पे हिम्मत नहीं हारी। फिर मेरा मैट्रिक हुआ और मैट्रिक में भी मेरी फर्स्ट डिवीज़न थी। मैंने बीएस इंग्लिश में ख्वाजा फरीद कॉलेज में एडमिशन लिया है। असातिज़ा भी होनहार तालिबा की तारीफ करते नहीं थकते। ये इतने अच्छे पेपर कर सकती है, इतनी अच्छी राइटिंग है और इतने मार्क्स लेती है, तो हमें ना ऐसे लोगों के लिए रास्ते बनाने चाहिए। किरण ने माजूरी के बावजूद इल्म की शमा रोशन करके माशरे के लिए मिसाल कायम की है, क्योंकि मेहनत और जद्दोजहद कभी रायगा नहीं जाती। बिल्कुल, मेहनत और जद्दोजहद जो है कभी रायगा नहीं जाती। अगर आप ये सोच लेते हैं कि आपने मेहनत की है, आपके अंदर हिम्मत है, आपका हौसला बुलंद है, तो यकीन करें कि कोई भी रुकावट कामयाबी की जानिब आपके बढ़ते हुए कदमों को नहीं रोक सकती। बाहिम्मत किरण इश्तियाक आज हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। इतनी हिम्मत, इतना हौसला उन्हें कहाँ से मिला, ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जानने की ज़रूरत है, जिससे बहुत सारे लोगों को सबक मिलेगा। किरण, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताएं कि किसने आपको इस अंदाज से लिखना सिखाया, किसने इतनी हिम्मत दी आपको? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक लिखने की बात है तो ये बचपन से ही जो है मैंने ख़ुद ही कलम पकड़ना शुरू किया। कलम पकड़ा, पहले मुंह से लिखना शुरू किया, मुंह में कलम डाला, फिर उससे लिखना स्टार्ट किया। फिर जैसे ही मतलब मैं मुंह से लिखते लिखते थक जाती हूँ तो फिर मैं गर्दन से कलम पकड़ लेती हूँ और साथ में अपने बाजू का सहारा देती हूँ, और इस तरह से मैंने लिखना स्टार्ट किया। क्योंकि आपका शौक था, आपको कलम थामने का शौक था। बड़े खूबसूरती से आपने समा का ये माइक भी थामा है। मुझे बताएं कि जिस हिम्मत से, हौसले से आप ये गुफ्तगू कर रही हैं, आपकी आवाज़ में वो झलक रहा है, जो शौक था आपका कि कलम थामना है, इसका मतलब है तालीमी सफ़र, यही आपकी ख्वाहिश थी कि आपने तालीम हासिल करनी है। ये सफ़र कैसा रहा, इसमें क्या मुश्किलात आई? जी, तालीमी सफ़र में मैंने पहले एडमिशन लिया और यहाँ गांव में ही प्राइमरी तक स्कूल था, वहाँ से मैंने अपनी तालीम का आगाज़ किया। प्राइमरी तक जब फिर मैंने यहाँ पे तालीम हासिल की, और उसके बाद फिर मैंने आगे मिडल में जो 8वीं में 6 में जब मैंने एडमिशन लिया तो स्कूल दूसरे गांव में था, और वहाँ पे भी मेरे लिए बहुत सारी मुश्किलात थी। तो वहाँ पे फिर मैं प्राइवेट घर पे बैठ के तैयारी किया करती थी। और उसके बाद जब मेरा 8वीं का दाखला जाना था, तो उसके बाद जब 8वीं मैंने कर ली, तो उसके बाद जब मैंने 9th में एडमिशन लेना था तो फिर मेरा दाखला नहीं जा पा रहा था। जिस स्कूल में भी जाती थी वहाँ पे यही कहते थे कि नहीं, बच्ची अगर रेगुलर आएगी तो ही एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज़ इसको हम एडमिशन नहीं देंगे। तो मेरी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। और उसके बाद फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, फिर भी मैंने कहा कि मैंने पढ़ना है। उसके बाद फिर मेरा 9th में जो मैंने प्राइवेट के तौर पे एडमिशन भेजा, और फिर जब मैंने 9th के पेपर बोर्ड में देने गई तो तब जो है फिर शबाशिफ साहब ने मेरी कुछ हेल्प की। और उसके बाद फिर जब मैंने मैट्रिक की जो है तैयारी की, और जब मैंने मैट्रिक के पेपर दिए तो मेरी फर्स्ट डिवीज़न थी, और मैं बहुत खुश थी कि मैं मुश्किल हालात से निकल कर आज मेरी मैट्रिक कंप्लीट हो गई है। उसके बाद फिर कॉलेज का मसला था। कॉलेज जो है वो सिटी में था और हम लोग गांव में रहते हैं, तो ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे लिए। लेकिन फिर इसमें भी मेरे घर वालों ने मेरा बहुत साथ दिया है, मेरे टीचर्स ने मेरा बहुत साथ दिया है, कॉलेज वाले आगे जहाँ पे मैंने एडमिशन लिया उन्होंने मेरा साथ दिया, आने जाने के लिए मेरी फ्रेंड्स ने मेरा साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी जो मुश्किलात हैं मैंने इनको बड़ी हिम्मत से फ़ेस किया, और अब जो है मैं कॉलेज में पहुँच गई हूँ, यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुँच गई हूँ, और अब मैं BS इंग्लिश कर रही हूँ। ठीक है किरण, पढ़े लिखे पंजाब की जो बात होती है आप उसकी एक मिसाल है। मुझे ये
बताएं कि आप कह रहे हैं कि घर वालों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, टीचर्स, दोस्त, सब आपकी हिम्मत बने रहे। बीएस कर रही हैं आप, टारगेट क्या सेट किया आपने? मास्टर्स करना है या इससे भी आगे जाना है? जी, ख्वाहिशात तो मेरी बहुत ज़्यादा हैं और मैं अपना ये तालीमी सिलसिला जो है इसे ख़त्म नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ, अभी मैं बीएस इंग्लिश कर रही हूँ और इसके बाद जो है ये करने के बाद, ये 4 साल का मेरा है, इसको ख़त्म करने के बाद मैं जो है बीएस और इसके बाद मैं आगे चाहती हूँ कि मैं पीएचडी तक जाऊँ। और इंशाअल्लाह। इस दौरान जो है मेरे और भी काफ़ी सारे प्लान्स हैं जिनको मैं कंटिन्यू करूँगी और इंशाअल्लाह जो है मैं पीएचडी तक जाऊँगी आगे। इसको कंटिन्यू करूँगी। इंशाल्लाह आप ज़रूर पीएचडी करेंगी, लेकिन पीएचडी करने के बाद क्या आप एजुकेशन की फील्ड में आना चाहती हैं? क्या आप पढ़ाना चाहती हैं? या कि फिर आपके उन टारगेट्स में कोई एनजीओ भी है कि पर्सन्स विद डिफरेंट एबिलिटी के लिए आप कोई एनजीओ चलाएं? जी, देखिए, जहाँ तक है मेरा अगला प्रोग्राम जो है वो ये है कि मैं डिसेबल लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ और ये बात मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ और डिसेबल लोगों के लिए मैं अभी भी काम कर रही हूँ। कुछ इदारे हैं जिनके साथ मैं अभी भी काम कर रही हूँ और मैं डिसेबल लोगों के साथ हूँ और जहाँ तक मेरी कोशिश है मैं अभी भी उनकी हेल्प करवा रही हूँ और दूसरी बात, आगे भी मैं इंशाल्लाह उनके साथ हूँ, मैं उनकी ही हेल्प करती रहूँगी और अपनी लाइफ जहाँ तक मेरी है मैंने अपनी गुजार ली है, थोड़ी सी मेरी गुजर गई है, अब अल्लाह जाने आगे और कितनी बाकी है, लेकिन इंशाल्लाह मेरी जितनी भी आगे और लाइफ रहती है वो इंशाल्लाह मैं दूसरों की खिदमत में ही गुजार दूंगी। ज़बरदस्त किरण, आपकी हिम्मत और हौसला, बहुत सारे स्पेशल बच्चों को ऐसी हिम्मत और ऐसा हौसला ही चाहिए कि हम कह सकें कि ये हमारा पढ़ा लिखा पाकिस्तान, रोशन पाकिस्तान है, ये हमारे रोशन मुस्तकबिल है। एक तल्ख सवाल करना चाहूँगी, अब वालिद साहब आपकी इस दुनिया में नहीं रहे, ज़रा बताएगा कि इस दुनिया से कब गए और फिर उसके बाद सहारा कौन बना, किसने सर पे शफ़क़त का हाथ रखा? जी, मेरे पापा को अभी फौत हुए सिर्फ 5 महीने हुए हैं और ये मेरे लिए ज़िंदगी में सबसे बड़ी दुख की बात है। वो बीमार थे लेकिन वो लेटे हुए थे, नज़र आते थे मुझे, लेकिन अब वो नहीं है तो मुझे उनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो मैं ये कहती हूँ कि उनका सिर्फ साया ही काफ़ी होता है और वो कुछ करें या ना करें हमारे लिए, लेकिन वो नज़र आते रहते हैं और अभी ये कोई इतनी पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 5 महीने हुए हैं उनको गुज़रे हुए, तो वो मैं सिर्फ उनकी तरफ देख लेती थी तो मेरे लिए यही काफ़ी होता था। तो ये मेरी ज़िंदगी में मैं कहती हूँ सबसे, अगर मुझसे कोई चीज़ छिन गई है तो वो मुझसे, मेरे सर से मेरे बाप का साया है और उसके बाद मेरे दादा अबू हैं मेरे पास, वो मेरा हौसला बढ़ाते रहते हैं। शुरू से भी मेरे पापा बीमार थे तो वही मुझे हौसला देते थे और अब पापा के जाने के बाद मेरे दादा अबू ही मेरा सहारा हैं। दादा अबू आपका सहारा है किरण, लेकिन मुझे बताइएगा कि वालिद साहब के चले जाने के बाद घर के फाइनेंसेस ये कैसे मैनेज होते हैं? आपके तालीमी अखराजात और घर के दीगर फाइनेंसेस कैसे पूरे होते हैं? जी, हम जो है हमारा गांव जो है शहर से बहुत दूर है और हम एक पसमानदा इलाके में रहते हैं और जहाँ तक घर में अखराजात की बात है तो वो अभी हमारी जो फाइनेंशियली हालत है वो इतनी ठीक नहीं है, घर की हालत हमारी इतनी ठीक नहीं है। तो अखराजात हैं, मेरे तालीमी अखराजात हैं, उसके अलावा और भी काफ़ी सारी परेशानियां हैं जो कि अभी मेरी तालीम जारी है तो ये इन परेशानियों का मुझे सामना है, लेकिन मैं आइंदा जो है अपने हुक्मरानों से उम्मीद करती हूँ कि आइंदा भी इसी तरह से मेरा ख्याल रखा जाएगा और मुझ पे जो है एक नज़र डालेंगे वो लोग कि मैं किन मुश्किलात से मैं गुज़र रही हूँ और मेरी जो है आने जाने की स्ट्रगल, ये सारी जो मैंने की है, इतनी मेहनत की है, ये मैं उम्मीद करूँगी उनसे आइंदा अपने हुक्मरानों से कि ये सब कुछ मेरी जो है मेरा इतना हौसला, मेरी मेहनत, ये सब कुछ वो लोग ज़ाया नहीं होने देंगे। ठीक है किरण, वो लोग जो किसी भी माजूरी को अपनी मजबूरी बना लेते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जी, जहाँ तक ये दूसरे माजूर लोग हैं, इनकी बात है कि ये अपनी माजूरी को मजबूरी बना लेते हैं और अक्सर रोडों पे बैठे होते हैं भीख मांगने के लिए। तो मैं इनके लिए ये कहना चाहती हूँ, इनको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि अगर तुम लोग ये समझते हो, अपनी माजूरी को मजबूरी बना लेते हो, कि तुम लोग ये समझते हो कि नहीं हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते,
देखो मेरी माजूरी सबसे ज़्यादा है, ना हाथ है ना पाँव है, लेकिन मैंने इन हाथों और पाँव के बग़ैर ही आज सब लोग मुझे देख सकते हैं कि मैं किस मुकाम पे हूँ। और अल्लाह पाक ने अगर मुझसे आप लोग ये समझें कि अगर अल्लाह पाक हमसे एक चीज़ लेते हैं ना तो उसके बदले में हमें 10 गुना अता करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर अल्लाह पाक ने मुझसे ये सब कुछ लिया है तो उसके बदले में मुझे बहुत कुछ दिया है। तो मैं भी अगर चाहती तो इस तरह कर सकती थी कि अपनी माजूरी का रोना धोना शुरू करके तो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती थी, लेकिन नहीं, मैंने सोचा कि नहीं, मैंने कुछ करना है, मैंने बहुत आगे जाना है। और इसी से ही अपना हौसला बनाएं, अपनी उम्मीद को मत छोड़ें और हमेशा अपने जहन में यही एक बात जो है इस बात को डालें कि नहीं जी, सिर्फ एक ठान लें आप कि हम ये कर सकते हैं, तो उस चीज़ को करने से हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वो कहते हैं ना कि एक आयत है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। तो बेशक हम जितना सब्र करते हैं उसका बदला हमें अता किया जाता है, उसका फल हमें दिया जाता है। तो अगर हम लोग इसको मजबूरी बना के बैठ जाते हैं तो ये हमारा कसूर है, किसी और का नहीं है। तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, हम लोग इंसान अशरफुल मखलूक़ात हैं। तो क्या हुआ अगर ये हमारी माजूरी आ गई है हमारे बीच में, हमें हाथ पाँव नहीं दिए, मैं ये समझती हूँ तो हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। अशरफुल मखलूक़ात उसको कहा जाता है जो कि हर चीज़ को हर नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। तो फिर हम अशरफुल मखलूक़ात होकर अगर ये सब्र को छोड़ देते हैं, मायूसियाँ हमारे अंदर आ जाती हैं, तो ये हमारा अपना ज़र्फ़ है। प्लीज़ जितने भी डिसेबल लोग हैं मैं उनको ये मैसेज देती हूँ कि खुदारा ऐसा मत करो, अपनी ज़िंदगियों को दूसरों की अपने लिए आसानियाँ पैदा करो और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करो। अपनी ज़िंदगी में आने का हमारा यही मकसद है, दूसरों की खिदमत करना, अपनी ज़िंदगी को दूसरों की जो है मुश्किलात आसान करने में गुजार देना। बहुत खूबसूरत बात आप कर रही हैं, बहुत पॉजिटिव पैगाम आप दे रही हैं। किरण, लास्टली बस मुझे ये बता दीजिए, एक पसमानदा इलाके से आपका ताल्लुक़ है कि गांव में आप रहती हैं, शहर तक आप जाती रहीं पढ़ाई के लिए, आपका मीडिया या सोशल मीडिया तक कांटेक्ट कैसे हुआ? ये तो आपने जिक्र किया कुछ देर पहले कि 9th के जब आपने इम्तिहानात दिए तो शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त फिर रिकग्नाइज़ किया इस चीज़ को और उन्होंने सपोर्ट किया आपको। मीडिया ने कब कब सपोर्ट किया आपको? जी, मैं अपने जितने भी सुनने और देखने वाले नाज़रीन हैं और चाहने वाले जितने भी हैं उन सबको मैं बताना चाहती हूँ कि जो है बहुत पुरानी बात है कि जब मैं बहुत मुश्किलात का शिकार थी, बहुत सारी मजबूरियाँ थी मेरे सामने, तब समा टीवी वाले मुझ तक पहुँचे, जो कि मैं बहुत पसमानदा इलाके में हूँ, ये यहाँ तक मुझ तक पहुँचे और इन्हीं की बदौलत जो है उस वक़्त के जो है वज़ीर आला मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो मुझ तक पहुँचे, इन्हीं की बदौलत। और उन्होंने मेरी मदद की, मुझे आने जाने के लिए बाइक दी और मुझे चेक दिया, उन्होंने उस टाइम मेरी मदद की। और उस वक़्त से लेके आज तक जो है समा टीवी मेरे साथ है और उसकी एक बिल्कुल सामने मिसाल ये समा का जो माइक है मेरे पास और मैं इस पर समा टीवी की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे दिल से इनके लिए दुआएं निकलती हैं जब मेरे लिए पैदा होती हैं तो, और मैं हमेशा इनकी शुक्रगुज़ार रहूँगी और मेरे दिल से इनकी दुआएं इनके लिए दुआएं हमेशा निकलती रहेंगी। और हमारी दुआएं आपके साथ हैं और पूरे कौम की दुआएं आपके साथ हैं। जिस हौसले से आपने बात की, जिस हिम्मत से आपने मुकाबला किया, अल्लाह आपको बहुत कामयाबियां दे। बेहद शुक्रिया किरण साहब। पीडीएम की हम बात करते हैं। फॉरेन फंडिंग केस में तहरीके इंसाफ के खिलाफ उन्होंने महाज खोल रखा है, लेकिन गुज़श्ता रोज़ जो ज़बान इस्तेमाल की गई, आज हम उसकी बात करते हैं। रहनुमा महमूद खान अचकज़ई की मुतनाज़ बयानात की आज हम बात कर रहे हैं। अवाम को बगावत पर उकसाने लगे हैं और ये ऐसा मामला है कि इस पर रिस्पॉन्स लेना हुकूमत का बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब ने। शेख साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, क्या ये सोचा था हुकूमत ने कि पीडीएम इस हद तक गिर जाएगी? क्या ये सोचा था कि इस हद तक बयानात दिए जाएंगे, फतवों की बात की जाएगी, उकसाने की बात की जाएगी, बगावत की बात की जाएगी? देखें, उनकी बातें तो पुरानी है। रज़िया भट्ट का नावल वो पढ़ रहे हैं, कोई नई चीज तो वो नया फनकार क्या कहते हैं, नई चीज तो नहीं पेश कर रहे। और जिस बुरे तरीके से वो कल नाकाम हुए हैं, हमारी तोके से भी कम लोग थे, हम तो सोचा था उससे भी बहुत कम लोग थे, तो फिर ये ज़ाहिर है गाली गलोच ही करेंगे और क्या करेंगे। लेकिन
महमूद अचकजई का सोच रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से इंशाअल्लाह ताला। अगर आज वो जा रहे हैं वजीरिस्तान, मंडे को ये फैसला करेंगे, इस बात का हमें अब नोटिस लेना चाहिए। अच्छा शेख साहब, एक और चीज जो मरीम नवाज कह रही है कि पीटीआई को फंडिंग होती है भारत से और इजराइल से, आप प्लीज जरा इससे मुतालिक भी बताएगा, क्योंकि ये वही इल्जाम है जिसकी नून लीग तरदीद करती आई है। में नारे भी नहीं बदले। जब हम स्कूल में थे तो यही नारे लगते थे, जब हम हथकड़ी भी पूरी नहीं आती थी 7वीं 8वीं जमात में कि इंडिया का जो यार है गद्दार है, ये इशू हमने जिंदा रखा। कभी हम नवाज शरीफ को कहते हैं, कभी वो हमें कहता है, कभी दूसरों को कहते हैं गिरती हुई दीवारों को और धक्का और दो। 60 साल से नारा भी नहीं हमने बदला इस मुल्क की सियासत का। तो ये बातें हैं, कौन कर सकता है जी, किसकी जरूरत है शेख साहब? लेकिन ये जो बातें हुई हैं शेख साहब, ये दुश्मन की जबान है सर। हाँ जी, ये शेख साहब जो बातें इनकी तरफ से की गई है तो हुकूमत के रेट चैलेंज करने के मुतरादिफ है। ये तो दुश्मनी है, ये तो मुल्क से दुश्मनी। आपने कहा कि इमरान खान साहब से 2.5 साल 3 साल गुजर गए हैं, इसी तरह ये लगे रहेंगे, ये लॉन्ग मार्च। शेख साहब लेकिन इजाजत क्यों दी जा रही है कि ये इस तरह की बातें करें? शेख साहब एक्शन क्यों नहीं लिया जाएगा? आप ही लोग कहेंगे कंटेनर लगा दिए क्या? नहीं शेख साहब, अगर कोई बगावत पर उकसा रहा तो क्या हुकूमत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती? फैसला प्राइम मिनिस्टर का मेरे भाई। लेकिन शेख साहब मुझे आप बताएं, अगर ये फैसला आपको करना है तो क्या आप मुकदमा दर्ज कराएंगे? और इसको अंदर दूं, लेकिन मुझे प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल लेनी होगी। मैं इंटीरियर मिनिस्टर जरूर हूं, मैं पर्चा दिलवा सकता हूं, दे सकता हूं, लेकिन ऑफ कोर्स ये प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में। अच्छा शेख साहब, एक बात और बता दें, जो कहा गया फंडिंग से मुतालिक जिस तरह के इल्जामात लगाए गए हैं, भारत का नाम लिया गया, इसराइल का नाम लिया गया है। शेख साहब, इमरान खान साहब ने कहा कि कुछ ममालिक की फंडिंग की ऑफर थी और ये वही ममालिक हैं जिनकी फंडिंग की ऑफर इन जमातों को है, और वो कहते हैं कि आप जानते हैं। शेख साहब ये बात दुरुस्त कर रहे हैं? देखें, मेरे सामने तो एक मुल्क का है, ज़ाहिर है मैं इंटीरियर मिनिस्टर नाम लेना, ये तो नहीं कि मैं उनको नुकसान पहुंचाना हो तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। नवाज शरीफ फॉरेन मुमलिकत से पैसे लेता था। अच्छा शेख साहब, एक और चीज जरा वाज़ेह कर दे, फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से कल ये भी कहा गया कि 30 बार समाअत को मुलतवी करने की कोशिश की गई। अगर चोरी नहीं की तो फिर इस तरह की कोशिशें क्यों की जा रही हैं हुकूमत की जानिब से? ये सवाल उठाया गया मरीम नवाज की तरफ से। डील कर रहा है, मैं वैसे ही सुबह की बात करूं, मुझे अगर पहले आगे से मैं पूछ के रखूंगा कि ये जो इन्होंने इल्जाम लगाया है इसकी क्या हकीकत है। उम्मीद तो नहीं है, लेकिन मैं इस नंबर के बारे में आगाह नहीं। अच्छा शेख साहब, एक और चीज बता दे, अब पीडीएम ने जो आपने कहा था ये आखिरी सवाल है, मैं नाश्ता कर रहा था आप चले एक आखिरी सवाल, नाश्ते की बुरकी मुंह में डाले, और एक आखिरी सवाल सुन लें कि पीडीएम का आगे आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखें, इन्होंने कहा था हम इलेक्शन ही लड़ेंगे, ज़मीनी ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये शाम गरीबा मना रहे हैं और बिलावल वहां जश्न मना रहा था। आप ये देखें ना कितना तजाद है इन लोगों में, कि वो जश्न मना रहा था, ये शाम गरीबा मना रहे थे, इनका बुरा हाल था। और फिर इन्होंने सेनेट का इलेक्शन भी लड़ने का फैसला किया है, इस्तीफे भी नहीं दिए हैं। एक लॉन्ग मार्च इन्होंने करना जी। कल के बाद हमारे हौसले बहुत बेहतर हैं। हमारा ख्याल था कि कोई 50,000 लाख लोग ये इकट्ठे कर लेंगे, कटलांग और सखाकोट और मर्दान तक से लोगों इन्होंने मंगवाए, गुजरांवाला लाहौर से, लेकिन टेंट फिश था, कुछ भी नहीं था। 3000 मैंने जितने साफियों ने कवर किया ना, जितने साफी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, मैंने कहा कि आप यूनानी मसली राय दें, मेरा राय है 2000। सब ने कहा जी हम इत्तफाक राय से, ताकि कल आपके खिलाफ ना लिखें, 3000 टारगेट खत्म कर दें। 100 साफियों का मुश्तरका फैसला ये था कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी आप 2500 से 3000 है, लेकिन आप 3000 कह दें, हम इस पे आप पे सवाल नहीं करेंगे। ठीक है शेख साहब, यानी बिल्कुल फेल्ड था ये, 3000 लोग थे, ज्यादा नहीं थे, और अभी आप कहते हैं कि आप लोगों के हौसले अब तो और बुलंद हो गए। शेख साहब बहुत शुक्रिया, प्लीज हैव योर ब्रेकफास्ट, आप एंजॉय कीजिए। लेकिन ये जो आपने बात की है कि प्राइम मिनिस्टर की इजाजत जरूरी है, जाहिर है बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन जो बगावत पर उकसा रहा है उसके खिलाफ होना चाहिए कुछ ना कुछ, वरना तो कोई भी खड़ा होकर किसी भी जलसे में कुछ भी कह देगा। तो ये हुकूमत से दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन मुल्क दुश्मनी होनी नहीं चाहिए। लेट्स सी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इससे मुतालिक क्या फैसला करते हैं। वेलकम बैक जनाब। एक सवाल है कि कितना अजीब लगे जब कोई मर्द बात कर रहा हो लेकिन आवाज खातून की, लेकिन अगर आवाज लता जी की हो तो फिर कैसा लगेगा? जाहिर है अगर वो गुनगुना रहा हो और आवाज बिल्कुल लता जी की हो तो किसको पसंद नहीं आएगी। तो यही वजह है जनाब जिनकी बात हम कर रहे हैं, वीडियो आपको दिखा रहे हैं
ही इज़ वसीम। वसीम लता इन्हें कहा जाता है क्योंकि ये गुनगुनाते हैं बिल्कुल लता जी की आवाज़ में, एंड दैट्स व्हाई ही इज़ हियर इन द स्टूडियो। हैदराबाद से इनका ताल्लुक है। पहले क्यों ना थोड़ा सा गाना सुनाया जाए इनका, फिर आपकी मुलाकात कराएंगे इनसे। दिल में कहीं तुम छुपा लो, 16 बरस की बाली उम्र को सलामे, प्यार तेरी पहली नजर को सलाम, सलाम में प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। इन मस्त गहरी गहरी आँखों की झील में जिसने हमें डुबोया, उस भंवर को सलाम। घूंघट को तोड़ कर यूं सर से सरक गई सी निगोड़ी भाली चुनर को सलाम। उल्फत के दुश्मनों ने, उल्फत के दुश्मनों ने कोशिश हजार की, फिर भी नहीं झुकी जो उस नजर को सलाम। प्यार तेरी पहली नजर को सलाम, सलाम प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। क्या बात है वसीम, जबरदस्त। अगर ये नया दिन ना होता, ये टेलीविजन ना होता, रेडियो होता, तो मैं तो यही कहता कि लता जी हमारे आज मेहमान है, लता जी गा रही हैं। लेकिन जाहिर है आप देख रहे हैं कि आवाज़ है इनकी बड़ी डिफरेंट। अच्छा मुझे बताएं कि सिर्फ गाना उनकी आवाज़ में है, लता जी की आवाज़ में बात भी कर लेते हैं? ऐसी भी ट्राई की ली तो आवाज़ बिल्कुल डिफरेंट निकली है। और कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। चलिए कोशिश कर लें। वैसे अगर बात करें उनकी आवाज़ में तो कोशिश करें, हो सकता है? हो सकता है। हाँ, ट्राई तो हाँ, मैंने चलें किया। कोशिश करें, ट्राई कोशिश करें। करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लता जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। लता जी आप कैसा हमारे महसूस स्टूडियो हो में रहा है आए। नए दिन के मंच पे आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, और बहुत खुशी है। क्या बात है, ये कैसे कर लेते हैं आप? अब इसके बारे में बताएं। सर बस सिंगिंग करने का मुझे बहुत शौक़ था, बचपन से बहुत ज़्यादा मैं शौक़ था। और लता जी के गाने मुझे बहुत पसंद हैं। अच्छा। तो उनके गाने में सुनता था और मैं गुम हो जाता था बिल्कुल सुनकर, जो है कोशिश भी मैं करता था, साथ साथ उनके साथ साथ गाने चल रहे होते थे और मैं जो है उनके साथ आवाज़ को टच कर मिलाकर उनके साथ गाता था बचपन अच्छा। से? जी। अच्छा ये मुझे पता नहीं था कि ये मैं एक रियाज बनता हुआ चले जाएगा इसका। फिर उसके बाद बिल्कुल ऐसा लगता था कि यार टच कर रही है मेरी आवाज़ कुछ। लता जी को गाना बहुत बड़ी बात है, और वो मैं समझता हूँ दुनिया में एक बहुत अच्छी और खूबसूरत सिंगर है जिनकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है। कॉपी करने की मैं कोशिश करता था और वो काफ़ी हद तक जो है मैंने उस पर सीखा, और सीख कर वो उस पर जब मैंने इलाके में एक हमारे यहाँ पर एक फंक्शन था, वहाँ पर मैंने जब इसकी एक ट्राई की। अच्छा, वो ट्राई थी पहली बार किसी फंक्शन पे? जी, मैंने ट्राई की। मैंने बोला मैं देखता हूँ इसको, क्या पता इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आए। और ऐसा ही हुआ। मैंने जब वो गाना मैंने परफॉर्म किया तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वहाँ पर समा बन गया, और मुझे बहुत सारा इनाम वहाँ से मिला। सही। मुझे बहुत खुशी हो रही थी उस टाइम पर, और इतना मुझे इनाम वहाँ से मिला, लोगों की दाद मिली। फिर मुझे वहाँ से मेरे कुछ म्यूज़िक से वहाँ पर जो मुझे देख रहे थे, नदीम नूर साहब वहाँ पर एक सिंगर बहुत अच्छे हैदराबाद के हैं,
वो मुझे लेकर गए, सारे म्यूज़िक ग्रुप वालों से मुलाकात कराई। बोले यार ये टैलेंट है, आप इसको चेक करें और बहुत अच्छा गाता है ये लड़का। उसकी आवाज़ जो है वो लता जी से टच करती है। तो मैं जब वहाँ पर मैंने जैमिंग की वहाँ पर, मैंने उनके सामने जब परफॉर्म किया तो उनको बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद उन लोगों ने मुझे कुछ गाने वगैरह मुझे बताया कि यार ये गाना हमारे वहाँ पर होता था, एक जॉर्ज स्टॉर म्यूज़िकल बैंड, वहाँ से मैंने उसकी जैमिंग की। फिर मैंने वहाँ पर जब परफॉर्मेंस दी तो लोगों ने बहुत पसंद किया मुझे। मैं जगहों पर जाता था तो काफ़ी जगहों पर ऐसा होता था कि पूरा म्यूज़िक ग्रुप जो है वो बंद करवाना पड़ जाता था। लोग कहते थे कि ये आवाज़ इसकी नहीं है, ये बंदा लिप सिंक कर रहा है। तो फिर उसके बाद सिस्टम बंद करवा कर मैं बगैर म्यूज़िक के जब मैं परफॉर्म करता था तो बहुत अच्छा लगता था वहाँ से। और मेरे साथ जो म्यूज़िक से जो वास्ता जिनका होता था वो बहुत खुश होते थे कि यार कितना ज़बरदस्त किस्म का इसको यहाँ से हौसला अफजाई मिल रही है और लोग इसको किस कदर जो है पसंद कर रहे हैं। ज़बरदस्त। अब ये मुझे सफ़र खूबसूरत और लंबा सफ़र, मुझे ये बताएं कि आप करते क्या हैं? मेरा काम कलर का है, मैं कलर का काम करता हूँ और शुरू से हमारा ख़ानदानी काम भी यही है और काफ़ी अर्सा मैंने ये काम किया। कलर का काम बहुत अच्छा है मेरा और मैंने ऐसे करते करते आज अल्लाह का शुक्र है मैं एक ठेकेदार लेवल पर हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और हमारे हैदराबाद में जैकमैन के नाम से एक शॉप है, वो उनके पास मैं 5 साल से हूँ। उस टाइम पे मेरे आज से अगर मैं जाता हूँ 8 साल पीछे, मेरे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, बहुत ज़्यादा। मेरा गरीब घराने से ताल्लुक़ है और मुझे फिर सलमान साहब वहाँ पर मिले। उन लोगों ने जो है मुझे 5 साल से अपने पास रखा तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा कलर का होता था मेरा। काफ़ी वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उस बंगले पर, तो वो लोग कहते थे यार ये सही काम नहीं करेगा बंदा, इसको किसी दूसरे को लगाएं वहाँ पर, क्योंकि अच्छा। बहुत हाई क्वालिटी का काम वो करवाना चाहते थे। अच्छा। तो फिर उन्होंने जब मुझे रखा वहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत सारी सीखने को भी मिली, बातें भी, बहुत सारी बातें और सुनने को मिली तनकीदी अंदाज। हाँ, इंसान भी बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला इनको हमेशा खुश रखे और उनकी दुआएं भी हैं बहुत सारी। मुझे उनको खुशी होती है जब मैं परफॉर्मेंस देता हूँ। मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ तो उनको बहुत खुशी हो रही है, मुझे पता है। और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मैं आज यहाँ पर, यकीन करें मैं अपनी खुशी बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी है। आपकी आंखों की नमी बता रही है कि आप खुश हैं। हाँ, ये आपकी नमी बता रही है कि आप खुश हैं। लेकिन आंखें नम क्यों हैं? जब आपने ये जुमला अदा किया कि आपका बड़े गरीब घराने से ताल्लुक़ था, तो उस एक जुमले ने हमें बता दिया कि आपने कितनी मुश्किलात देखी होंगी। क्या है दिल में आपके? बस मेरा माजी जो है ना वो बहुत तंगी में गुजरा है। मेरे पास तालीम नहीं है मेरे पास। हम जब तालीम के लिए मकसद हम जब पढ़ते थे उस टाइम पर, तो वालिद मेरे जो है बहुत छोटे भाई होते थे, बहन भाई होते थे। तो उस टाइम पर वालिद को जो है ना वो दमा की शिकायत हो गई थी कि कलर का काम कर रहे होते थे। डॉक्टर ने बोला आप जो है ना ये कलर का काम करेंगे तो आपको और नुकसान होगा। अच्छा। फिर मेरे बड़े भाई थे, वो मेरे साथ होते थे। हम दोनों सोचने लगे यार तालीम छोड़ते हैं और कलर के काम में शुरू करते हैं। आप बड़े थे? मुझसे बड़े भाई हैं। सही। मैंने 8 साल की उम्र से कलर का काम शुरू किया। 8 साल की उम्र? 8 साल की उम्र से। और फिर वालिद को उस वक्त नहीं करने दिया? क्योंकि अब्बू काम अगर करते थे वहाँ पर तो उनको खांसी होती थी और बहुत ज़्यादा होती थी। वालिद के आराम के लिए आपने खुद ब्रश उठा लिया? फिर हमने कलर का काम शुरू किया तो पूरा नहीं पड़ता था उसमें। अच्छा। फिर हमने सोचा कि अब क्या करें। अब हमारे इलाके में एक पीछे लकड़ी का एक गोदाम था, वहाँ पर लकड़ियाँ भी, तो वो ट्रक खाली होता था तो हमको उस टाइम 20 रुपये मिलते थे पूरे ट्रक खाली करने के लकड़ी के। कितने घंटे लगते थे उस पर? तकरीबन मैं समझता हूँ कि 3 घंटे लग जाते थे।
3 घंटे इतनी मेहनत का काम करना, मिलना सिर्फ 20 रुपए का नोट। सिर्फ 20 रुपये और हाथों में कांटे लगते थे। फिर बहुत मेहनत की, अल्लाह ताला ने करम अपना अता कर दिया। आज मैं सोच नहीं सकता कि मैं इस मकाम पर आकर, मैं इस जगह पर बैठा हूँ, इतने बड़े चैनल पर मैं आकर यहाँ पर बैठा हूँ, मेरी क्या हैसियत है और मैं कहाँ पर बैठा हूँ। थोड़ा सा तल्ख सवाल है, लेकिन इजाज़त देंगे तो पूछ लूँगा, क्योंकि हमारे हालात ऐसे हैं हमारे मुल्क के कि हम देखते हैं सड़कों पर, चौक चौराहों पर, सिग्नल पर, कहीं पर आप जाएं वहाँ पर बाहर लोग मांग रहे होते हैं। एक एक सेकंड में लोग उन्हें पैसे दे देते हैं और वो आदी हो जाते हैं। आपने 3 घंटे इतनी मेहनत का काम किया, मिला सिर्फ 20 रुपए का नोट। आपने कभी नहीं सोचा कि मैं हाथ फैलाऊं, किसी से मांगूं? नहीं, हमेशा हमने यही सोचा कि हमको अपने बहन भाइयों को जो है एक अच्छा मुस्तकबिल देना है, इनको भूखा नहीं रखना है। और हो सकता है अल्लाह पाक इसी बात से राज़ी है। तो उसके बाद एक अच्छा माहौल मिला हमको। तकरीबन 8 साल के बाद बहुत प्यारा माहौल मिलना शुरू हुआ, क्योंकि मेहनत का सिला तो मिलता है। मेरे छोटे भाई सारे हमारे साथ काम करने लग गए थे वहाँ पर, कलर का काम, वो भी हमारे साथ हाथ बटाते थे। एक माहौल बहुत अच्छा सा मिलना शुरू हुआ। 10 साल के बाद कुछ और तब्दीली आ गई। 15 साल के बाद बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तब्दीली आई। फिर मुझे सलमान साहब टकरे। उन्होंने मुझे बात करने का ढंग भी सिखाया और काम का अंदाज भी बताया कि ये काम किस तरह उन्होंने आपकी ज़िंदगी कितनी तब्दील की, इस पर ज़रूर बात करेंगे। आपकी ज़िंदगी में उनका आना किस कदर आपको बदल गया, इस पर ज़रूर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम गाना सुनेंगे। उससे पहले इसलिए गाना सुनेंगे, आपका पसंदीदा, या यूं कह लेते हैं कि वो जो तल्ख तजर्बात आपकी ज़िंदगी में रहे, उसने आपकी आवाज़ में जो दर्द पैदा किया, वो दर्द किस गाने में आप बयान कर सकते हैं? महसूस करते हैं आप खुद भी। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी, हो अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। क्या बात है। और ये खुशी किससे मुंसलिक है? वो शख्सियत कौन है? बहुत सारे मेरे प्यारे दोस्त हैं, उसमें आप भी शामिल हो हैं और जो मुझसे प्यार करते हैं वो सब लोग हैं। फैमिली से मुतालिक बताएंगे। आपने भाइयों से मुतालिक तो बताया, अपने वालिद की तबीयत ख़राब हुई उस वक्त का तो आपने जिक्र किया, उसके बाद का अगर बता सकें वालिदैन से मुतालिक, अपनी फैमिली से मुतालिक। भाई मेरे सारे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इज़्ज़त भी बहुत करते हैं और रिश्तेदार भी बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत ज़्यादा। मेरे कज़न सारे, चचा के जितने भी बेटे हैं, लड़के हैं, वो सब, और इलाके में भी बहुत मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं जब इलाके से बाहर जाता हूँ तो वो इलाके के जो लोग हैं वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके। जब मैं इलाके से निकलता हूँ और वहाँ पर जब लोग मुझे बोलते हैं यार वसीम भाई आप आज हमारा मूड है, कोई अच्छा सा गाना सुनाएं। और ये बहुत ज़्यादा कहते होंगे। और, और वो गाना सुनाए, फरमाइशें आती होंगी। हाँ, बहुत सारी फरमाइशें आती हैं और अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और मज़ा जब आता है जब मैं परफॉर्म कर रहा होता हूँ और वहाँ पर लोग जो है वो आकर जो है ना वो इनाम भी देते हैं और कुछ लोग ऐसा करते हैं, वो कहते हैं यार
ये बंदा जो है ना ये इसकी आवाज़ नहीं है। तो वो उस टाइम पे बड़ा मज़ा आता है। मैं कहता हूँ यार कितना ज़बरदस्त बिल्कुल मंजर है, और इसको अभी मैं माहौल बनाऊंगा। अच्छा। मैं फिर ऐसा ही करता हूँ, मैं पूरा सेटअप जो है रोकवा देता हूँ। ओके। फिर मैं उनसे पूछता हूँ भाई आप बताएं कौन सी फरमाइश है आपकी। तो वो फिर मुझे फरमाइश देते हैं, फिर मैं स्टार्ट उसका जब लेता हूँ बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद करते हैं लोग, प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा। और मैं ख़ास डिमांड पर जाता हूँ। अच्छा, डिमांडिंग है आप। मुझे नहीं लेकर जाते इस तरह से, और मैं जाता भी नहीं हूँ। अच्छा। मेरी ख़ास डिमांड जब मेरी आती है मैं उस जगह पर जाता हूँ। खास डिमांड से क्या मुराद है? वो बोलते हैं हमको जो है वो ड्यूट परफॉर्मर चाहिए, वसीम लता, जिसकी आवाज़ लता जी से टच करती है। परफॉर्मिंग तो सिर्फ फिर आप और पैसे सिर्फ लेते हैं आप फिर? जी बिल्कुल, जाहिर है वो उनका टैलेंट है। लेकिन ये बताएं कि परफॉर्मिंग सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद तक है? जी बॉस, मैंने अभी क्योंकि हमारा हैदराबाद में बहुत अच्छा टैलेंट है, वहाँ पर बहुत हैं टैलेंट। और दूसरा ये कि वहाँ पर शो इतने कोई बड़े लेवल पर, हाई लेवल पर नहीं होते। मैंने अभी तक कोई ऐसा हाई लेवल पर कोई ऐसा शो नहीं किया। और लेकिन अब मैं जिस मकाम पर आकर बैठा हूँ, कि जिस जगह पर बैठा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो यही मैं पूछना चाह रही हूँ ना, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं, समा के तवस्सुत से लोग आपको, पूरी दुनिया आपको देख रही है, यूट्यूब से निकल के आप इतने बड़े चैनल के सोफे पे बैठे हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या तब्दीली या क्या एक ऐसा चेंज है जो कि आपके दिल में है? आंखों से तो नजर आ ही रहा है, मैं चाह रही हूँ जुबान पे भी आए। और ये भी कि जब वापस जाएंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हैदराबाद के आपके चाहने वाले कैसे इस्तकबाल करेंगे? मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे साथ हो रहा क्या है। अच्छा, आपने कभी 15 दिन मुझे हो गए तकरीबन, और सोशल मीडिया ने भी बहुत मुझे फेमस किया है। चैनल जितने भी हमारे पाकिस्तान के तमाम, माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको खुश रखे, आप लोगों को सबको। मैं एक अदना सा बंदा, लेकिन इन लोगों ने आज मुझे इतना इस मुकाम पर पहुंचा दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं यकीन करो कि मैं ये समझता हूँ कि यार मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ, कि कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा ऐसा। मुझे जब लोग देखते हैं ना, मैं अभी कराची जब आया हूँ तो वहाँ पर मेरा भाई वहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर भाई हैं मेरे बड़े, तो मेरा वहाँ पर जाना भारी पड़ गया। मुझे इस कदर दोस्तों ने रोक लिया। मैं इलाके में जब निकलता हूँ तो लतीफ़ाबाद की साइड पर, मैं हैदराबाद में परसों मैं गया तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग बैठे हैं। वहाँ बोले यार वो वसीम लता जा रहा है, वो जो ड्यूट आवाज़ में हमने इसको चैनल पर देखा था। तो मेरे को वहाँ से निकलना भारी पड़ गया और भागना पड़ गया मुझे वहाँ से। यहाँ से भाग नहीं सकते। तो अच्छा भी लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बस लग रहा है ऐसा है कि मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, आपको ऐसा लगता है। लेकिन मुझे क्या एक कौन सा माहौल आ गया है, कौन सा वक्त आ गया है, मैं किस जगह पर आकर खड़ा हो गया। क्या बात है। लेकिन मुझे ये बताएं कि वो दोस्त आपको यकीनन अभी सुन रहे होंगे, आपके सारे चाहने वाले इस वक्त समा की स्क्रीन लगाकर बैठे होंगे और आपकी गुफ्तगू सुन रहे होंगे, आपके गाने सुन रहे होंगे, उन्हें कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं अपनी तरफ से बहुत सारा उनको प्यार और बहुत सारी दुआएं हैं। तमाम जितने भी मीडिया के और सोशल मीडिया के जितने मेरे दोस्त हैं, जिन लोगों ने आज मुझे इस मकाम पर पहुंचा दिया है कि मैं आज समा न्यूज़ पर मौजूद हूँ, उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और मेरी दुआ है अल्लाह पाक हमेशा आप सब लोगों को खुश रखे, आमीन। क्योंकि मुझे बहुत इस बात की खुशी है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं कहाँ पर आ जाऊँगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है। देखिए आपकी मेहनत, आपकी हिम्मत, आपका हौसला वो रंग लेकर आया। मुझे कॉलें आती हैं, क्या बात है, बहुत सारी जगहों से कॉलें आ रही हैं मुझे, और मुझे टाइम इतना नहीं मिल रहा मैं अपने घर पर भी जा सकूं। अच्छा, इतनी कॉल्स आपका, इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लेकिन मुझे ये बताएं कि दिल में ख्वाहिश तो होगी जिससे इतना प्यार किया, जिसकी आवाज़ में गुनगुनाया, उनसे मुलाकात भी हो जाए। क्या बात हो जाएगी फिर तो, क्योंकि आज मेरा जो मकाम है वो लता जी के गानों की वजह से। ओके, मुझे उनके गाने बहुत पसंद हैं। अच्छा। और अगर मैं कोई फरमाइश करूं, यह फरमाइश तो आप जरूर करें, लेकिन अगर ये माहौल ये हो कि आपको ये लगे कि पॉसिबिलिटी है लता जी इस वक्त आपको सुन रही हूं, फिर कौन सा गाना आप सुनाना चाहेंगे? अखियों की झरोकों से
बात है, जबरदस्त जबरदस्त। एक और फरमाइश आ चुकी है, लग जा गले। इसके साथ ही हम ज़ाहिरा आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप। ब्रेक भी लेने, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले ये ख्वाहिश आपको पूरी करनी होगी हमारी। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। वेलकम बैक। और अब उस सेगमेंट की जानी बढ़ते जिसका मुझे तो बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि अब क्या आने वाला है आगे। तो सेगमेंट है जनाब अनदेखा पाकिस्तान। प्लीज मुझे ना डराएं, मुझे वैसे ही बहुत डर लगता है इन चीजों से। जिन हाजिर हो चुका है, कहाँ पे, यहाँ पे नहीं, स्वात आपको हम लेकर जा रहे हैं क्योंकि दम फूक फूक कर उठाना। अगर कोई जिन इंसान के सामने आ जाए, इंसान का नजर उस पर पड़ जाए, तो इस पर इससे असर होता है कि वो बेहोश होकर यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई मोड़ रॉन्ग टर्न भी बन सकता है। इन कमर की ये पहाड़ी तो चढ़ने की कोशिश भी ना करना। बुजुर्ग ये बताते कि ये बस्ती जिन्नात की बस्ती है। इधर जिन्नात की बादशाही हुआ करती थी पहले। इधर एक बंदा जो है ना, जिन्नात ने इस कमर से नीचे गिरा दिया था और वो भी बहुत हो चुका था। ये सुराग कहा जाता है ये कदमों के निशान है, मगर किसके? क्या यहाँ अवतार जैसी अजीबो गरीब मखलूक बसती है? 1973 की बात है, 10 रुपए की शर्त थी और मैं और मेरा एक दोस्त हम आए और इधर जो है ना हम पर संगबारी हुई और जख्मी भी हो गए। किस्म किस्म आवाज़, डरावनी आवाज़ भी हमने सुनी। यहाँ किसी दरख्त पर कोई एक पत्ता भी सब्ज नहीं बचा। सदियों से काश्त हुई न कोई बच सका, जो यहाँ से गुजरा वो भी गिर पड़ा। बच्चों को जो है ना वो ऐसी जो है ना रास्ते में जाते जाते जो है ना एकदम जो है ना गिर जाते थे। तो मुझे जो है ना ये एहसास होता था कि जो है ना ये गिरने का कोई और चक्कर तो नहीं, तो बस शायद जिन्नात ने जो है ना गिराए होंगे। इस तरह इंसानी वजूद है, इंसानी हकीकत मौजूद है, इस तरह जिन्नात की वजूद भी है, इनकी हकीकत भी है। बाज़ हक़ाइक़ ऐसे होते हैं कि हमें नज़र आते हैं, हम हवा से खमसों से उसको महसूस कर लेते हैं, और बाज़ ऐसे होते हैं कि हम हवा से खमसों से इसको महसूस नहीं करते। क्या है यहाँ की हकीकत और क्या है फसाना, या महज ज़हनी फतूर है सुनकर किस्सा पुराना?
एज ए साइकियाट्रिस्ट मैं कहूँगा कि जिन्नात या पेरियान या ये चीज़ें तो है, लेकिन इंसान पर इसका डायरेक्ट कोई असर उस तरह नहीं है। लेकिन ज़ाहिर बात है हमारे माशरे में अगर हम इस तरह की बातें करेंगे या हर जगह पर इस तरह की बातें होंगी और हम बचपन से इस तरह की बातें सुनेंगे तो ज़ाहिर बात है फिर वो हम पे असर करेंगे। इस रास्ते पे हम चलते हैं तो हर लोगों को बहुत डर लगता है और हमें भी डर लगता है। यूं पत्थरों का बरसना, चीखों का सुनाई देना, चलते चलते गिर जाना, यहाँ के लोग कहते हैं हकीकत है ये, नहीं कोई फसाना। जिन्नात की बस्ती। तो ये था स्वात का इलाका, जिन्नात की बस्ती, जिससे मुताल्लिक हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाया अनदेखा पाकिस्तान। वैसे एक सवाल है, क्या जिन्नात इस कोविड-19 के माहौल में सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं? महक, ये जब हम किसी जिन को गेस्ट लगे तो वही बता सकते हैं। इंसानों की बात ही करते हैं। मास्क की जब हम बात करते हैं तो फैसलाबाद में अवामी मकामात पर जो मास्क बेच रहे हैं, लग ये रहा है कि वो खुद ही सेहत के दुश्मन बन गए। मिट्टी और धुएं से अटे हुए ये मास्क कैसे बीमारियां फैलाने का सबब बन रहे हैं। सादिया फारान की रिपोर्ट देखिए। यानी कि बिल्कुल ही धंधा जो है ख़त्म होना चाहिए। इस पे मिट्टी भी पड़ती है, इस पे बसों का धुआं भी पड़ता है। ये बिल्कुल इंसानी सेहत के असूलों के मुताबिक नहीं है। हम तो सड़क पे खड़े हैं ना, मिट्टी भी होगी, धुआं भी होगा। ये तो हुकूमत को चाहिए कि ऐसी सहूलत दें जिससे हम अपना रोज़गार बना सकें, रोटी कमा सकें बच्चों के। उसमें SOPs तो यही हैं कि जो भी मास्क बन के आ रहा है उसकी प्रॉपर स्टरलाइजेशन हो, स्टरलाइजेशन के बाद वो पैक हो और पैक हो के निकले और जब उसको एंड यूज़र इस्तेमाल करे तो वो ऑलराइट स्टरलाइज्ड मास्क हो। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो इसमें गफलत बरत रहे हैं और डेफिनेटली इंतज़ामिया उनके खिलाफ एक्शन ले रही है। इसलिए बेहतर ये है कि जो मास्क हैं वो आप मेडिकल स्टोर से, किसी अच्छे मेडिकल स्टोर से कोई एक बंद डब्बा ख़रीद के रख लें और उसको यूज़ करें, बजाय कि इन सेलर से जो बाहर बेच रहे हैं। और बात ठीक है, हाथ भी गंदे हो सकते हैं, धूल मिट्टी भी पड़ती है। और ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि कई दफ़ा ये रीयूज़ भी करते हैं, रीपैक भी करते हैं इसको, तो इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। बिना सोचे समझे रोज़ाना धूल मिट्टी से अटे हुए मास्क पहनकर खुद को वबा से महफूज समझने वाले ही गैर महफूज हो गए। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ सादिया फारान, समा, फैसलाबाद। लेदर इंडस्ट्री को किस तरीके से बूस्ट मिल रहा है उसकी बात करते हैं, लेकिन ये बूस्ट किसने दिया और लेदर की जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी तैयारी कैसे होती है, ये तो एक सवाल है। लेकिन क्या इसकी तैयारी में अब हम तेजी देख रहे हैं? क्या ये इंडस्ट्री वाकई पाकिस्तान को आगे ले जाने की सलाहियत रखती है? शायान सलीम की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में लेदर की सनत को नई जान मिल गई है। कारखाने दोबारा से आबाद हो रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है। लेदर की जैकेट्स किस तरह तैयार की जाती हैं, कितने मराहिल से गुजरती है, पाकिस्तानी लेदर आखिर क्या वजह है जो दुनिया भर में हाथों हाथ बिकता है, इस रिपोर्ट पे देखते हैं। चमड़े से जुड़ी सनती मशीनरी चल पड़ी। लेदर की मसनूआत बनाने के लिए चमड़े को मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा जाता है। सबसे पहले खालों को केमिकल लगाकर घूमते ड्रम में डाला जाता है। दो दिन सूखने के बाद रंग का स्प्रे किया जाता है। हीटर में डालकर खालों को इतना खींचा जाता है कि लेदर में सलवटें ना आए। तेरह से ज्यादा मरहलों से गुजार कर लेदर की जैकेट्स और दीगर चीजें तैयार की जाती हैं। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में 240 से ज्यादा चमड़े के छोटे बड़े कारखाने हैं। कुछ साल पहले तक 30% कारखाने बंद हो चुके थे। लेदर की जो बड़ी जो टेनरियाँ हैं वो बंद हो चुकी थी, लेकिन जो पास्ट 2 इयर्स
अभी 1 से 1.5 साल में अगर आप देखें तो ये इस इंडस्ट्री ने बूस्ट मारा है। लेदर का काम इसलिए भी उठा है कि 17% जो टैक्स जो है हमें रिफंड जो मिलता है रिफंड के सूरत में, वो हमें अब जल्दी मिल जाता है, पहले कम बहुत मुश्किलों से मिलता था। कोरोना से जहां कई ममालिक की मईशत तबाह हुई, वहीं इस सनत को फलने फूलने का मौका मिला। आलमी मार्केट से धड़ाधड़ ऑर्डर मिलने की बड़ी वजह मेयारी खाल है। एक तो उन्होंने इंपोर्ट के ऊपर भी थोड़ा सा पाबंदियां लगाई हैं, प्लस जो हमारे केमिकल्स हैं उनके ऊपर कोई छूट भी दी है टैक्सेस की, तो उसकी वजह से भी काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट्स में आ रही है। कोविड की वजह से इंडिया और बांग्लादेश में काफ़ी सारी पाबंदियां, उसकी वजह से भी हमारे जो पाकिस्तान में है डिमांड थोड़ी सी आनी शुरू हो गई। हमारी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है, ख़ास तौर पे हमारी शीप स्किन, काउ स्किन की, तो उनका ग्रेन और उनका स्ट्रक्चर इतना मजबूत होता है कि लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। हुकूमती पॉलिसीज के अलावा ई कॉमर्स ने भी चमड़े की सनत को नई राह दिखाई है और रोजगार के मौके पैदा हुए। ई कॉमर्स फील्ड इसमें अटैच हुई है, इसको वन पीस चाहिए होता है, तो वो इजीली जो है वो छोटे कारखानेदारों से अप्रोच करके अपना प्रोडक्ट बनवा के, और आप बिलीव करेंगे कि वो हम थर्ड जो उसकी वैल्यू है, अगर हम $40 के एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जो नॉर्मल एक्सपोर्टर है वो $150 के एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो छोटों को ज़्यादा अप्रोच करता है। उसके पास क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी है और प्राइस है। कॉटन के बाद लेदर पाकिस्तान की दूसरी बड़ी एक्सपोर्ट है। काम इतना है कि अब माहिर कारीगर ढूंढने से नहीं मिल रहे। लेदर की सनत दोबारा अपने पांव पर खड़ी हो रही है। काम में तेजी आने से जहां इस कारोबार से जुड़े अफराद खुश हैं, वहीं मईशत को भी फायदा पहुंच रहा है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, कराची। अब जरा खेल के मैदान का रुख करते हैं। पीएसएल का 6वां एडिशन तमाशाइयों की मौजूदगी में कराने का इम्कान है। पीसीबी ने एनसीओसी से इजाजत मांग ली है। किन किन चीजों को मद्देनजर रखा गया है आपको दिखाते हैं। अल्लाह करे इजाज़त मिल जाए और शायकीन वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि वो देखना चाहते हैं इन मैचेस को। चलिए जी, आप भी हमें देखना चाहते हैं, कल तक का इंतजार कीजिए। कल दोबारा हाजिर होंगे नए मौजूआत के साथ। बहुत सा ख्याल रखिए, बाहर जाए तो मास्क पहन कर जाइए। अल्लाह हाफ़िज़।